वक्त बंटी के टैबलेट पर 5 रेड डॉट्स दिखा रहे थे। जब भी उनके जंगल में कोई बाहरी इंसान अंदर आने की कोशिश करता, यानी कि उनके एरिया के अंदर आने की कोशिश करता, तुरंत ही उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता था। उन लोग की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी ज़्यादा तेज थी। उन लोग की जैसे ही बंटी ने ये बात दक्ष को बताई थी, दक्ष 5 उंगलियों को बहुत ही ध्यान से देखता है और फिर एक एक करके सबको बंद करते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बांधते हुए कहता है, वेलकम टू द जंगल गाइस। कॉल काट करके बाकी लोगों के फ़ोन से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हुए कहता है, सबको घेर लो लेकिन उस लड़की को अंदर आने देना। नॉर्थ साइड से एंट्री हो रही है उन लोगों की। मेक श्योर कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसके साथ ही उस लड़की को भी कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ टर्न होकर के ईश्वी की तरफ देखता है, जो बेचारी दक्ष के ऑर्डर पर धीरे धीरे उस कुल्हाड़ी को लेकर के उस लकड़ी पर मारे जा रही थी। उससे एक बार में तो वो कुल्हाड़ी उठ भी नहीं पा रही थी। 3 से 4 बार वो मेहनत करते हुए एक बार उस कुल्हाड़ी को उठाती और फिर जोर से जितना उसके अंदर ताकत थी उससे उस लकड़ी को मारना शुरू कर देती। वहीं दक्ष उसके सामने ही नीचे की तरफ झुकता है और वहीं अपना पुशअप्स कंटिन्यू करने लगता है। ईश्वी जो उस कुल्हाड़ी को देखते हुए एक बार दक्ष की तरफ देखती है और फिर से उसे उठाते हुए लकड़ी पर मारते हुए कहती है, ऐसे अगर मेरे अंदर ताकत आ गई ना तो एक दिन उसी कुल्हाड़ी को लेकर के उसके सर पर मार दूंगी। यहाँ मुझे मौत आ रही है और इसे खाना खाना है, भुक्खड़ कहीं का। दूसरी तरफ तान्या जो अपने 4 दोस्तों के साथ मोटर बाइक से अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसका एक और बेस्ट फ्रेंड जो कि संजू, लेकिन वो ठीक उसके पीछे बैठा हुआ था। बंटी के टैबलेट ने 5 जगह पर लोकेट तो किया था कि कुछ डेंजर अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन तो ये अंदाजा नहीं था कि तान्या के साथ एक और आदमी जो कि उसके पीछे ही बैठा हुआ है। अभी वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा भयानक होता जा रहा था। वहीं तान्या जो बीच में ही गाड़ी रोकते हुए कहती है, तुम लोग को यह थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? वहीं उसके बाकी के दोस्त विशाल, उदित, अमृत और प्रभाकर जो अपनी अपनी बाइक को रोक दिए थे, वो सब के सब आर्मी के लिए ही ट्रेनिंग कर रहे थे और सबके सब काफ़ी मजबूत भी थे। और उसमें से सबसे मजबूत और सबसे फुर्तीदार कोई था तो वो तान्या ही थी। संजू भी उसको हैरानी से देखकर पूछता है, क्या हम इसमें तो सब अच्छा है ना कि हमें रास्ता मिलता जा रहा है और हम आराम से अंदर जाते जा रहे हैं, लेकिन आर यू श्योर कि अंदर कुछ मिलने वाला है हमें, वरना खामखा इतने बड़े से जंगल में जाकर कहीं हम खुद न फंस जाएं। लेकिन तभी विशाल जो अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा और हम कौन सा खाली हाथ आए यहाँ पर, हम सबके पे होगा। हम सबको सिक्योर करने के लिए हम सबके पास अपनी अपनी बंदूकें भी हैं, तो ऑब्वियसली हम सब अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और उसके साथ ही हम काफ़ी मस्त फाइटर भी तो है ना। लेकिन तभी तान्या जो सबको शांत करते हुए कहती है, जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट। अजीब यहाँ पर यह है कि जंगल के अंदर इस तरह के रास्ते कैसे बने हुए हैं। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि इस जंगल के अंदर कोई रहता है। यहाँ पर गाड़ियों के कुछ निशान भी है, तुम लोग ध्यान से देखो। उन लोगों की गाड़ियों के हेडलाइट से सामने का रास्ता थोड़ा बहुत नजर आ रहा था और धीरे धीरे अब सूरज भी उगना शुरू कर दिया था। सब अपने अपने हाथ में लिए टॉर्च को निकालते हैं और फिर ध्यान से रास्ते को देखते हुए कहते हैं, इसे बात तो सही है, लेकिन तुझे पता कैसे चला ये? तान्या जो अपने दिमाग पर इशारा करते हुए कहती है, चारों तरफ से चौकन्ना रहना होगा हमें। आस पास कोई भी हमारे अचानक से करीब आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से कोई बाहर निकलता है तो इसका मतलब वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है जो जंगल के अंदर रह रहा है, क्योंकि जंगल के अंदर वैसे भी बहुत खतरे होते हैं। वहीं विशाल जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अमृत जो कहता है, मैं तो मारने दौड़ने में वैसे भी बहुत आगे हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं संभाल लूँगा। लेकिन तान्या जो तभी उसको अचानक से अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, कुछ लोगों की भागने की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी से होने के बावजूद भी अमृत और प्रभाकर को तो बीच में ही उन लोगों के आदमियों ने, दक्ष के आदमियों ने घेर लिया था। लेकिन संजू और विशाल जो कि अपनी अपनी गाड़ियों से आगे की तरफ निकल गए थे। संजू जो जोर से तान्या के कमर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था, नहीं आना चाहिए था ना यार। हमें तो इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि ईश्वी यहीं पर होगी, अगर वो यहाँ पर नहीं हुई ना तो हम ही यहाँ पर लटक जाएंगे।
तुम्हें पता है यहाँ पर भालू भी हो सकते हैं। वही तान्या जो जोर से अपने एल्बो से उसके पेट पर मारते हुए कहती है, पहले तो तुम दूर चलो। और तुम्हें भालू से डर लग रहा है? तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं कि यहाँ पर शेर भी हो सकता है और बीच में जो लोग रहते हैं वो भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन तभी संजय जो कहता है, अरे मुझे तुम पर पूरा गर्व है, पूरा गर्व है। तुम हो ना मेरी आयन लेडी, तुम संभाल लोगी सबको। मेरी तान्या इस बात पर जोर से मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो है, संभाल लूंगी मैं। लेकिन तभी सामने से कुछ लोग जो कि दौड़ते उसी की तरफ आ रहे थे और तुरंत ही तान्या जो अपनी बाइक को दूसरी तरफ मोड़ ली थी। लेकिन उदित खुद को संभाल नहीं पाता और उन लोगों की चपेट में आ जाता है। पहले से ही दक्ष ने सबको ऑर्डर दे दिया था कि सिर्फ उन लोगों को रोकना है बाहर, किसी को मारना नहीं है, क्योंकि जितने लोग उसके आसपास रहेंगे उतने ही लोगों से दक्ष इंफॉर्मेशन निकलवा पाएगा बाहर की। अब विशाल, तान्या और संजू ही सिर्फ बचे हुए थे। विशाल भी बाइक चलाने में काफी माहिर था और उसके साथ ही तान्या भी, और दोनों जैसे तैसे करके अब उन लोग के अड्डे के बहुत करीब आ चुके थे। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, तान्या, ऊपर रडार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पूरी नेटवर्क कनेक्शन है। वही तान्या भी ऊपर की तरफ देखती है, लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, विशाल संभल कर। अब इसके सामने से दो लोग आते, लेकिन विशाल ने उन दोनों के बीच से गाड़ी निकाली थी और वो लोग अब जा करके ठीक दक्ष के अड्डे के सामने रुकते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता सिवाय एक घोड़े के। अचानक से उन लोगों की आवाज पहले से ही दक्ष ने सुन ली थी, वो भी काफी दूर से ही, और वो इस वक्त ही घर के अंदर एक दीवार के पीछे ईश्वी को लेकर के अपने साथ छुपा हुआ था। वो इस वक्त ईश्वी के इतने करीब था कि उन दोनों की बॉडी काफी हद तक एक दूसरे के साथ टच हो रही थी। ईश्वी जो जोर जोर से सांस भरते हुए कहती है, क्या क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों दबोच रखा है आपने? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको जितना काम करवाना करवा। अभी वो आगे कुछ बोलती कि तभी दक्ष उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, चुप एकदम, यहीं पर शांति से रहोगे तुम, बाहर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन तभी ईश्वी जो कहती है, उसको इस वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वही दक्ष उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है और उसके चेहरे के करीब आकर झुकते हुए कहता है, अंदर रहोगी मतलब अंदर ही रहोगी, बाहर मत निकलना, समझी? ईश्वी बस चुपचाप अपने गर्दन को हिला देती है कि वो उसकी बात समझ गई है। वही दक्ष जो अपनी उंगलियां फुटकाते हुए बाहर की तरफ आता है और इस वक्त तान्या जो अपने हाथ में गन लिए इधर उधर आसपास चारों तरफ देख रही थी। वो जंगल के अंधेरे की तरफ कभी देखती तो कभी उसके घर की तरफ। तभी उसे अचानक से अपने पीठ पर किसी के हाथ महसूस होते हैं और वो झट से अपनी बंदूक को लेकर उसी तरफ टर्न हो जाती है। विशाल और संजू जो बाकी के लोगों से लड़ने में व्यस्त है। दक्ष उसको दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, उफ, आप कौन? तान्या जोर से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं जो भी हूँ, फिलहाल ये बताओ कि ईश्वी कहाँ पर है? मेरी दोस्त को किडनैप करके तुम ही लाए थे ना? उसका चेहरा अभी तान्या को साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले से ही दक्ष ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। वही तान्या जिसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मास्क मुझे दो और अपना चेहरा दिखाओ। दिखाओ कि आखिर तुम इतने गलीज और इतने नीच इंसान कैसे हो गए? दुल्हन को उठा कर लाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? और अगर लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो ना, उस नाजुक लड़की से लड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? वही दक्ष कहता है, ओह, तो कैसे लड़ूं मैं तुमसे? तुम्हारे हाथ में तो बंदूक है। और वही तान्या जो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, और तुम चाहते हो कि ये बंदूक मैं नीचे फेंक दूं? मैं कोई मूवी की हीरोइन नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ दो हाथ पैर करने आई हूँ। मुझे बस मेरी दोस्त चाहिए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। बस ये बता दो कि ईश्वी कहाँ पर है। वही दक्ष कहता है, और मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त बंदूक है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे डरा पाओगी। और ये बोलते हुए वो खुद अपने कदम को अब तान्या की तरफ बढ़ाने लगा था। वही तान्या जो पीछे जाते हुए कहती है, मेरे हाथ में मेरा गन है और ये लोडेड भी है। अगर मैंने एक बार ट्रिगर दबाया तो तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर से बाहर। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक ही वो अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर हैरानी से दक्ष की तरफ। अब उस गन का के उंगलियों के बीच थी और वो उसकी तरफ देखते हुए
अपने मास्क को अपने हाथों से निकालते हुए कहता है, कुछ कह रही थी तुम? बंदूक तुम्हारे हाथ में, ट्रिगर तुम्हारे कंट्रोल में, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हुआ, ठीक हो? बंदूक चाहिए बच्ची को? लेकिन तभी तान्या, जो थोड़ा पीछे जाती है और जोर से अपने पैर को ऊपर की तरफ करके उसको किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक दक्ष, जो अपनी जगह से साइड हो गया था और वो तान्या की तरफ देखते हुए कहता है, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, तमीज से वापस चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं मिल। वहीं तान्या, जो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और उसकी तरफ आकर के एक पंच मारते हुए कहती है, मैं तुम्हें, और उसे सुल्तान की तरफ धक्का देते हुए कहता है, परेशान मत हो, अपने दोस्त के ससुराल आई हो तुम, मेरी तरफ से एक छोटी सी फॉरेस्ट की ट्रिप मार कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों को संभालता हूँ। और फिर वो सुल्तान को एक सीटी मारते हुए इशारा कर देता है। सुल्तान जो दौड़ कर आता है और नीचे गिरी तान्या को अपने सर से उठा करके डायरेक्टली अपनी पीठ पर बैठा लेता है। लेकिन तान्या, जो अभी ठीक तरीके से उसकी पीठ पर बैठी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से डिसबैलेंस होकर के उसके ऊपर लेट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुल्तान, जो अपने स्पीड को काफ़ी तेज़ रफ्तार में बढ़ा लिया था और वो उसे जंगल के अंदर ले जाने लगता है। और दूर दूर तक अब तान्या की सिर्फ चीख ही सुनाई दे रही थी। वहीं अंदर इस वक्त ईश्वी भी अब बाहर आकर के खड़ी हो गई थी। वहीं दक्ष बिना पीछे मुड़े ही कहता है, ट्रिगर दबाने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। और फिर वो पीछे मुड़ते हुए ईश्वी की तरफ देखता है, जो कि अपने कांपते हुए हाथ से बंदूक उठा ली थी, क्योंकि उसने भी तान्या की आवाज़ सुन ली थी और वो जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी थी, वो भी तुरंत ही बाहर की तरफ आ गई थी। वो अपने कांपते हुए हाथों से ही बंदूक को संभाले हुए दक्ष की तरफ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरी दोस्त को इन सब में मत लाओ। देखिए, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, मेरी बस एक बात मानिए, उसे जिंदा छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हैं, लेकिन कम से कम मेरी दोस्त को तो जाने दीजिए प्लीज़। और ये बोलते हुए वो भी पीछे की तरफ जा रही थी और दक्ष आगे की तरफ आते हुए कहता है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या कर लोगे तुम? मार दोगी मुझे? ईश्वी, जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मार दूंगी, मैं ख़त्म कर दूंगी आपको। अगर मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ तो जान ले लूंगी आपकी। और वो खुद ही उस बंदूक को अपने हाथ में पकड़े हुए ही अपने सीने पर रखते हुए जोर से कहता है, मार सकती हो तो मार दो मुझे। वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का कोई शौक नहीं है, ज़बरदस्ती जिंदा हूँ इसलिए जी रहा हूँ। मर भी जाऊंगा तो ना मुझे फ़र्क पड़ता है और ना किसी और को। पर तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे आसपास आजू बाजू रोने वाले बहुत लोग हैं, मुझे मारने के बाद भी तुम तो नहीं बचने वाली। और फिर वह हंसते हुए ईश्वी के हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम भले उस कर्नल की बेटी हो, लेकिन उसकी तरह नहीं हो, तुम मुझे मार नहीं सकती। वही ईश्वी, जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए रोते हुए कहती है, मैं ही आपको मारूंगी, देख लीजिएगा आप, अगर आप इसी तरह से सबको परेशान करते रहेंगे तो एक दिन मार दूंगी मैं आपको। अभी भी अपने हाथों में वो बंदूक पकड़ रखी थी, लेकिन तभी दक्ष उसके हाथ से वो बंदूक छीनता है और उसको दीवार से सटाते हुए बंदूक को एक साइड में फेंक करके उसके कमर पर आकर के जोर से अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, एक शर्त पर बचाऊंगा तुम्हारी दोस्त को, उसके सामने मेरी बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा। और फिर उसके गालों पर अपने हाथ को बहुत ही पैशनेटली रखते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, ये तुम खुद उससे बोलोगी। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो उसके सामने मेरी अच्छी बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा, करोगी ना? ईश्वी, जो जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, बस आप उसको बुला लीजिए प्लीज़। वहीं वो नीचे गिरे बंदूक को अपने पैरों से ही एक कोने पर मार करके उसे हवा में उड़ा करके हल्का सा झुककर उसे अपने हाथ में लेता है और जोर से 2 बार बंदूक की गोली मारता है, जो कि हवा में जाकर के फायर हुई थी, जिसकी आवाज़ सुनते ही सुल्तान तुरंत ही अपने मोड़ को बदल चुका था और वो दोबारा से अब दक्ष के अड्डे की तरफ आगे बढ़ने लगा था।
वही तान्या जो कभी एक साइड में गिरती तो कभी दूसरे साइड में, लेकिन जब भी वो नीचे की तरफ गिर रही थी दोबारा से सुल्तान जो कि उसे अपने सर पर बैठा लेता तो कभी अपने पीठ पर। डर करके उसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई थी और वहीं वो ले आ करके दक्ष के सामने उसको ऑलमोस्ट पटकते हुए अपने दोनों पैर को उठा लेता है। दक्ष जो उसको पीछे जाने का इशारा करते हैं और फिर तान्या की तरफ आकर हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, कैसा लगा ये फॉरेस्ट का ट्रिप आपको? होप सो यू एंजॉयड इट वेल। और फिर वो इश्वी के हाथ को पकड़ते हुए अपने करीब खींचता है और फिर वहीं उसके सामने आकर के इश्वी को इशारा करता है कि वो तान्या को उठाए। इश्वी जो धीरे से तान्या के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, तान्या, तान्या। और वो झटके से बैठते हुए उसको जोर से गले लगाते हुए कहती है, इश्वी यार तू ठीक है ना? तो हालत खुद ही बुरी हो रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना पूरा ख्याल छोड़ करके सिर्फ इश्वी का ध्यान दे रही थी। पीछे से ये सब कुछ रुद्र भी नोटिस कर रहा था और दूर खड़ा बंटी भी इस चीज को देख रहा था। लेकिन दक्ष जो उन दोनों को अलग करते हुए इश्वी का हाथ दोबारा से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, इसी की बात कर रही थी शायद तुम। वहीं तान्या जो तुरंत ही खड़ी होती है और तरफ देखते हुए कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। और तुम वही हो ना, ये वही शख्स है ना इश्वी जो हमने जिसको टीवी पर देखा था? पूरी इंडिया की पुलिस इसे ढूंढने में लगी हुई है और ये यहाँ आकर के छुप कर बैठा हुआ है। तुम्हारे बारे में जब पूरी दुनिया को मैं बताऊंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी पनिशमेंट कितनी ज़्यादा बुरी होने वाली है। क्या मासूमों को तुमने कम मारा था जो इस लड़की को भी अपने कैद में? लेकिन तभी दक्ष जब अपनी आंखों को जोर से बंद करके अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से दबाता है कि उसकी उंगलियों की आवाज़ जो कि इश्वी और तान्या दोनों के कानों में पड़ने लगी थी, और वो गुस्से में खोल करके तान्या की तरफ घूरते हुए कहता है, इतने सारे मासूमों को तो मैंने पहले ही मार रखा है, अगर 2 और मासूम को मार देता तो क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी जो गहरी दोस्ती है ना तुम दोनों की, मरने के बाद भी दोनों एक साथ ही रहना पसंद करोगे, है ना? अभी तान्या गुस्सा कर कुछ बोलती, लेकिन तभी दक्ष जो पूरे एक्शन को बदलते हुए इश्वी को अपने गले से लगाते हुए कहता है, पर अफसोस मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, बीवी जो बन गई है मेरी। मैं तो इसे मारने वाला था, लेकिन यही मेरे प्यार में पड़ गई। क्यों, है ना माई सिंड्रेला? उसने दूसरे हाथ से इश्वी के कमर को इतनी जोर से पिंच किया था कि वो हल्का सा चिहुकती है और फिर दोबारा से उसे दक्ष की कही हुई बात याद आती है कि अगर वो को बचाना चाहती है तो उसे दक्ष की नकली बीवी होने का नाटक करना पड़ेगा। और वो भी अपने दर्द भरे चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ मैं ही बीवी हूँ उसकी, आई मीन इनकी। वो ये बिल्कुल भी होश में नहीं बोल रही थी। अब भला उसे तो कोई अच्छी एक्टिंग आती नहीं थी, जिसकी वजह से ये बोलते हुए उसके चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी। तान्या जैसे देखकर गुस्साते हुए कहती है, पागल वागल हो गई है तू? तुझे पता तो क्या बोल रही है? जानती भी है इसे? अरे ये इंडिया का। लेकिन तभी इश्वी जो कहती है, बस बहुत हो गया, तुम फालतू बकवास मत करो, और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, जाओ यहाँ से। वही इश्वी की इस हरकत को देखकर तान्या जो उसे समझते हुए कहती है, इश्वी मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पागल मत बन तू, और ये मत समझ कि तेरी दोस्त कमज़ोर है। मेरे पास मेरी पूरी टीम। लेकिन तभी विशाल और संजू भी दौड़ कर आते हैं और तान्या को समझाते हुए कहते हैं, यहाँ से चलो, हम यहाँ पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन तान्या जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पागल हो गए क्या तुम लोग? मैं अपनी दोस्त को इस हालत में छोड़कर चली जाऊं? वही दक्ष कहता है, एग्जैक्टली, ये अपनी दोस्त को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है, और मैं भला इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? तान्या जो मुड़कर दक्ष की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वही दक्ष कहता है, काम डाउन, और वैसे भी इज्जत से बात करो। तुम्हारा रिश्ते में क्या लगूंगा मैं, वो क्या बोलते हैं, जीजा जी। सो जस्ट कॉल मी विथ रिस्पेक्ट, जीजा जी, ओके? वही तान्या जो कहती है, तुम्हारी तो। लेकिन उसने अभी एक उंगली आगे बढ़ाई थी कि तभी दक्ष उसकी उंगली की तरफ देखते हुए कहता है, ये उंगली करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इश्वी बोलो इसे मुझसे प्यार से बात करे। वह इश्वी जो सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, तान्या प्लीज जाओ यहाँ से,
प्लीज जाओ। तान्या भी जा पाती, लेकिन तभी दक्ष रुद्र और बंटी को आने का इशारा कर दिया था और रुद्र जो भाग कर आता है और तान्या के सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, कहीं नहीं जा सकते हैं आप। यहाँ पर आते लोग अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारे बॉस की मर्जी से। दक्ष सिंह राठौर। जय ने ये नाम सुना था। वो दोबारा से दक्ष की तरफ मुड़ते हुए उसको किसी पेशस भरी नजर से देखने लगती है। दक्ष को समझ में आ रहा था कि कहीं तान्या का दिमाग ज्यादा काम ना करना शुरू कर जाए, जिसकी वजह से वो तुरंत ही रुद्र से कहता है, लेकर जाओ इसे हमारे दूसरे अड्डे पर। इसके साथ नजर नहीं आनी चाहिए, वरना ये दो दोस्त मिल करके हमारे लिए काफी तकलीफ पैदा कर सकते हैं। वही तान्या जो कहती है, ईश्वी मैं तुझे बचा लूंगी, आई प्रॉमिस मैं तुझे बचा लूंगी, मैं इसके साथ तुझे नहीं रहने दूंगी। वही दक्ष जो ईश्वी के कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम उसकी मत सुनना, कुछ नहीं कर पाएगी वो। और अब तो तुम खुद भी मुझे अपना पति मान चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पति से दूर रहना पसंद करोगी। माय सिंड्रेला। जी के पास तान्या जो कि एक उम्मीद बनकर आई थी, लेकिन उसकी उम्मीद पर जिस तरह से पानी फिरा था, वो और ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसकी शरीर और ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है। वो भी तुरंत ही पीछे की तरफ झुकती, लेकिन तभी दक्ष उसको संभालते हुए कहता है, नाटक मत करो, तुम अपने काम में लग जाओ। तुम ही से बोल रहा हूँ। लेकिन ईश्वी जो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने लगी थी। वही दक्ष उसको उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब वो बुरी तरह से उसके हाथों में झूल चुकी थी, जैसे उसके शरीर में अब जान ही न बची हो, जिससे दक्ष एकदम से एक पल के लिए घबरा सा जाता है और वो उसके गाल पर दूसरे हाथ से थपथपाते हुए कहता है, सुन रही हो तुम ही से बात कर। अब जा करके दक्ष के हाथों में जब उसका गाल पड़ा था, वो महसूस कर पाता है कि उसका बदन पूरी तरह से कांप रहा है और उसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा तप भी रही थी। शरीर इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी थी कि दक्ष तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठाता है और तुरंत ही उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। उसके फ़ोन पर दोबारा से वाइब्रेशन आना शुरू हो गया था। वो पहले ईश्वी को बेड पर लेटाता है और फिर फ़ोन को अपने कान के पास लगाते हुए इधर उधर अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए कुछ ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ से उसके अपने आदमियों का कॉल आया था, जो कि सब एक पर इकट्ठा होते हुए दक्ष के आने वाले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वही दक्ष कहता है, वापस आ जाओ, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उसके साथ अलर्ट भी रहना, कोई भी मुश्किलात सामने आ सकती है, और फ़ोन रखो भी। और ये बोलकर इधर से दक्ष ने फ़ोन कट कर दिया था और वो चारों तरफ देख करके अपने सर पर ही हाथ जोर से रखते हुए कहता है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, इसके शरीर में गर्माहट कम कैसे होगा। फिर से ईश्वी की तरफ काफी तेज कदमों से आता है और उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, तुम अब तक होश में नहीं आए, नाटक तो नहीं कर रही हो ना तुम। अरे यार, ऐसी नाजुक लड़की को उठा कर लाया हूं मैं, ये क्या मेरा टॉर्चर बर्दाश्त करेगी। वहीं बाहर से रुद्र भी रूम के अंदर की तरफ आ रहा था और इस तरह से दक्ष को परेशान होता देख करके वो तुरंत इसके सामने आकर पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, सब नॉर्मल तो है ना। वहीं दक्ष कहता है, मुझे रजाई चाहिए, रजाई, ब्लैंकेट, कंफर्ट, कुछ भी मिल सकता है। रुद्र जो कहता है, ये सब की जरूरत तुझे कब से पड़ने लगी, मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, ठंडियों में भी तू तालाब के पानी से आराम से नहा लेता है भाई, तेरे अंदर जैसा गट्स है। वही दक्ष कहता है, मेरी तारीफ बाद में भी कर सकता है तो मुझे किसी भी हालत में कुछ मोटा कपड़ा चाहिए जो मैं से। जैसे उसने अपने हाथ को ईश्वी की तरफ किया था, रुद्र जो उस तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे बेहोश है क्या ये, मैंने कहा था इतना परेशान मत कर यार किसी को, इसकी क्या गलती और तू करना क्या चाहता है आखिर। वही दक्ष रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, तू बस बता तेरे पास है। रुद्र जी कहता है, इतनी ही फिक्र हो रही है तो गर्माहट देने के लिए तो खुद उसके ऊपर क्यों नहीं लेट जाता, बाकी हम चोर उचक्के हैं, कोई राजा महाराजा नहीं जो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, बाकी तो खुद समझ ले। और फिर ये बोल करके वो खुद ही रूम के बाहर चला गया था और वो तान्या की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। वो फ़ोन करते हुए दूसरी तरफ अयान को कॉल कर दिया था। अयान जो अभी दूसरी तरफ रुद्र का फ़ोन जैसे ही उसके फ़ोन पर आता है, वो तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक तो है ना, बॉस तो ठीक है ना। वही रुद्र जो कहता है, ये हर बार तो दक्ष को एड्रेस करने से पहले ऐसे क्यों बोलता है, तेरी तबीयत खराब हो जाती है क्या दक्ष का नाम सुन करके। वही दूसरी तरफ से आयन जो कहता है, हाँ सो फनी, अब बता ठीक तो है ना सब। रुद्र जो कहता है, सब तो ठीक है,
बेचारा बंटी थोड़ा डरा हुआ है। अरे यार क्या बताऊं तुझे। वही आयन जो कहता है, क्या हुआ, मामला ज्यादा बिगड़ गया क्या, बंटी को मार वार तो नहीं पड़ी। रुद्र जो हंसते हुए कहता है, नहीं यार। और फिर वो भी बाहर आकर के उसी के बगल में नीचे बैठते हुए कहता है, ये जो अपना बंटी है ना, वो एक लड़की से घबरा गया है। अयान भी उस अड्डे से बाहर आकर के अपने हाथ में लैपटॉप लिए दौड़ते हुए उन्हीं लोगों की तरफ आते हुए कहता है, क्या, लड़की से, ऐसी कौन सी लड़की आ गई भाई, और लड़की जंगल के अंदर क्या कर रही है। वही रुद्र जो कहता है, लड़की लड़की नहीं है यार वो, उसे क्या बोल सकते हैं, बोले तो दिखने में फ्लावर लेकिन अंदर से फायर है। जिस तरह से उसने अपने पैर को उठाकर दक्ष को मारने की कोशिश की, फिर जिस ताकत के साथ वो दक्ष से बात कर रही थी, मजा आ गया यार। और हाँ, मैं उसे पकड़कर दूसरी तरफ ले ही जा रहा था, लेकिन जितने बार उसने मुझे धमकी दी है ना, थोड़ा सा तो मैं खुद भी डर गया था। वही अयान भी दौड़ते दौड़ते अब उन लोग के पास आ चुका था, और वो लैपटॉप को साइड में रख करके उन लोग के बगल में आकर बैठता है और उसका फ़ोन काटते हुए कहता है, कहाँ है लड़की, कहाँ है। वही रोते जो कहता है, संभल करके, वैसे भी मैंने पहले देखा उसे। वही बंटी जो उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है, जस्ट शट अप, तुम लोग को इस बारे में डर नहीं लग रहा कि अगर एक लड़की यहाँ पर आ सकती है, वो भी अपने पूरी टीम के साथ, तो अगली बार कौन कौन आ सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम उस लड़की का बाप आ गया तो। इस बात को सोचते हुए तीनों के तीनों अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ को टिका लिए थे। वही दूसरी तरफ दक्ष जो स्लो मोशन में अपने पैर को आगे की तरफ बढ़ा था, लेकिन फिर 4 कदम पीछे होते हुए कहता है, नहीं, नहीं, मैं कोई ब्लैंकेट हूँ, छी यार। लेकिन अब ईश्वी बुरी तरह से अपने शरीर के दर्द से कराह रही थी और अब उसे मेडिकेशन की जरूरत थी। वो फिर से अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और फिर अपने आप को मोटिवेशन देते हुए खुद से ही कहता है, दक्ष, अगर ये फीवर से मर गई तो इसे आसान मौत मिलेगी जो तू कभी नहीं देगा। और फिलहाल तो तुझे वो रिकॉर्डिंग भी इसके बाप तक पहुंचानी है ना। किसी भी हालत में ये लड़की इतनी आसानी से मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, और अगर इसके लिए मुझे इसके ऊपर लेटना भी पड़ गया तो। ये बोलते हुए वो अपनी आंखें जोर से बंद करता है और एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन दक्ष, और तेरे पास तो सेल्फ कंट्रोल भी है, कुछ नहीं होगा। और वो काफी गुस्से भरी नजर से एक बार उसको देखता है और फिर धीरे से बेड पर आने लगता है। वो भी बेड पर चढ़ा ही था कि तभी ईश्वी जो धीरे धीरे होश में आने लगी थी, लेकिन ये बात दक्ष को समझ नहीं आती क्योंकि उसका दिमाग तो अभी अपने ही साथ उलझन में व्यस्त था। वो भी ईश्वी की तरफ करवट करता है और उसके कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों को रखते हुए अपने हाथों को जोर से अपनी तरफ ही बढ़ा देता है, जिससे ईश्वी अचानक ही जा करके सरकते हुए उसके सीने से लड़ गई थी, जिससे ईश्वी को तो थोड़ा गर्माहट महसूस हो रहा था और उसने भी धीरे से अपने हाथों को उठा करके दक्ष बाजू के पास रख लिया था। लेकिन दक्ष जो पूरी तरह से पसीने से तर तर होते जा रहा था और वो अपने आप से ही कहता है, मैं सिर्फ इसे गर्माहट दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन ईश्वी जो जोर से कांपते हुए उसको और ज्यादा अपनी तरफ खींचते हुए उसके करीब आ गई थी और वो धीरे से अपने सिर को उसके सीने के पास ले आकर के छुपा लेती है। इससे ईश्वी को रिलैक्स महसूस जरूर हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किसी की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ खड़ा होते हुए अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, मैं जरा मिलकर आता हूँ दक्ष भाई, आई मीन बॉस से। वही बंटी और रुद्र भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे, लेकिन तभी रुद्र जो उन दोनों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ। बंटी जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, नो कम ऑन, वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इसका रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, चलो। लेकिन वो अभी अयान के साथ ऊपर जाता रुद्र उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अंदर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, अच्छा होगा कि हम दोनों, आई मीन हम तीनों नीचे ही रहे। वहीं अयान जो कहता है, क्या बोल रहे तू, पागल हो गया क्या, और गर्म का मतलब क्या। रुद्र जो कहता है, वही रुद्र जो कहता है, तेरे भाई और भाभी अंदर जो हैं। जैसे ही अयान ये सुना था वो एकदम से लड़खड़ा कर अभी सीढ़ी पर गिरने वाला होता है, लेकिन बंटी उसको संभालते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो, और भाई भाभी का क्या मैटर है। वही रुद्र जो एक बार हंसते हुए अयान को देखता है और फिर बंटी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे दक्ष अपने भाई जैसा ही तो है। और फिर वो
अयान को, और फिर वो अयान के बाजू पर मारते हुए कहता है, क्यों अयान? सही कहा ना, दक्ष और तू भाई, हम सब दक्ष के भाई जैसे ही है ना। अयान उसकी बातों के अंदाजों से समझ तो गया था कि उसे थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और चुपचाप से बाहर निकलने लगता है। वहीं बंटी जो पूछता है, गर्म माहौल का क्या मतलब है? वहीं रुद्र जो अंदर की तरफ एक बार की तरफ देखता है, जो कि उनके कमरे का दरवाजा, जो कि दक्ष के कमरे का दरवाजा था, और फिर बंटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जब तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा ये सब। और ये बोल करके उसका भी हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आने लगा था। ईश्वी का कराहना तो अभी भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसके शरीर में अब थोड़ी बहुत गर्माहट मिलने की वजह से उसका फीवर जो टेम्परेचर से नीचे की तरफ जा रहा था। यूं ही इसी तरह से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि गलती से भी अगर इस वक्त इतने करीब वो ईश्वी के चेहरे को देखता तो उसे भी पता था कि वो अपना कंट्रोल लूज कर सकता था। ईश्वी के कमर के पास रखा और दूसरे हाथों को ईश्वी के सर के नीचे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने इतने करीब किसी आदमी को देख करके वो हल्का सा स्माइल करके अपने मन में ही सोचने लगती है, मैं दोबारा से ये सपना देखने लगी, ये फिक्शनल कैरेक्टर मेरी जिंदगी से कब जाएंगे और कब कोई असल इंसान मेरी जिंदगी में आएगा जो बिल्कुल मुझे किसी फिक्शनल कैरेक्टर की तरह प्यार करेगा, जैसे हर कहानी में हीरो अपनी हीरोइन को करता है। पूरी दुनिया के लिए विलन हो लेकिन मेरे लिए मेरा हीरो। लेकिन उसकी नज़र जैसे ही अभी अच्छी तरह से खुलकर दक्ष पर पहुंची थी, वो खुद ही दक्ष से दूर होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दक्ष के मजबूत हाथों के बीचों वो फंस चुकी थी। वो जैसे ही अभी इधर उधर होती, दक्ष भी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगता है। यूं ही थोड़ा दक्ष और ईश्वी एक दूसरे को ध्यान से देखे जा रहे थे। एक के डर था और दूसरे की आंखों में इस वक्त दर्द झलक रहा था। वो अपने आप से ईश्वी को दूर ही नहीं कर पा रहा था। शायद उसने भी कुछ ऐसी ही जिंदगी इमेजिन की थी अपनी, और उसका शरीर, उसका दिल जो अपने आप के काबू में नहीं रह गया था। सारी अपनी जिंदगी कड़वाहट को भूल करके वो यूं ही थोड़ा देर ईश्वी के साथ अपने वक्त को स्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन तभी ईश्वी के होंठ जो दक्ष के इतना करीब होने की वजह से डर से कांपने लगे थे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि दक्ष उसे किस तरह से देख रहा है। बस उसके करीब होने की वजह से ईश्वी को दक्ष की कल की कही हुई वही बात याद आने लगती है, अब तुम उस वक्त का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे साथ बेरहमी से जबरदस्ती करूंगा। और ईश्वी को लगता है कि वाकई में ही क्या अब वो अपने माँ बाप की अच्छी बेटी बनकर नहीं रह पाएगी और उसके ऊपर किसी का थप्पा लग जाएगा। आखिर क्या होने वाला था आने वाली स्टोरी में, आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।